हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका 2025 में एग्ज़ाम है, उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये आपकी क्लास का जो फॉर्मेट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और फर्दर अपडेट्स के लिए देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी जो क्लास है वो 33वीं क्लास है। इससे पहले 32 क्लासेज आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। कंप्लीट जो 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है एसएससीजीएल का, और एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। तो टोटल 900 क्वेश्चंस की सीरीज है ये हमारी। तो देखिए अब कंप्लीट होने वाली है ये सीरीज़। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी क्लासेस देख लें, और अपने रिव्यूज़ हैं जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है भाई। और अपना देखिए, मैं कहूँगा कि आप जो है मेरे साथ ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेकंड 5 ईयर प्लान इज़ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है एसएससी वालों। इनकरेक्ट या नॉट देखते ही आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। कई बार आप ध्यान नहीं देते हैं, ऑप्शन की तरफ सीधे जाते हैं, तो इनकरेक्ट की वजह से या नॉट की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आता हुआ भी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत देखना है। तो देखते हैं, आप एक बार लगाइए इसको, क्वेश्चन को ट्राई करिए कि आप सही आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। आपने 5 ईयर प्लान अगर पढ़े हैं तो देखिए, द प्लान स्ट्रेस्ड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैवी बेस एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पूछ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इस प्लान ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया था। और दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, ईटीसी इंडस्ट्रीज़ वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्लान। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के दौरान बिजली, रेलवे, इस्पात आदि उद्योग स्थापित किए गए थे, ये भी सही है। और ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है। योजना ने भारी और बुनियादी उद्योगों को तेज़ी से औद्योगिकरण की ओर जोर दिया। तो पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन इसने गलत पूछा है। और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द प्लान वॉज बेस्ड ऑन दी कैनेजियन मॉडल। तो योजना कैनेजियन मॉडल पर आधारित थी, नहीं, ये ही गलत है इसका ऑप्शन। क्योंकि ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था। महालनोबिस, ठीक है भाई। और जो पहली वाली जो 5 ईयर प्लान था पहला वाला, वो था होरोड डोमोर मॉडल पर। होरोड डोमोर मॉडल, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है। ये पहली वाली जो 5 ईयर प्लान है और दूसरा वाला 5 ईयर प्लान का, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था ये, तो यही इसका इनकरेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट इन्होंने पूछा है, तो थर्ड स्टेटमेंट ही इसका ऑप्शन है। फोर्थ देख लेते हैं। द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी वॉज रिफ्लेक्टेड इन द प्लान। योजना में समाजवादी पैटर्न परिलक्षित हुआ। हाँ, ये भी ठीक है। इस सोशलिस्टिक पैटर्न भी थोड़ा झलका है इस वाले में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से लेके और 1956 तक था। फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1956 से लेके और 1961 तक। और थर्ड जो 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1961 से लेके और 1966 तक। तो आपको ध्यान रखना है, ये था जो होरोडोमर मॉडल पर बेस्ड था, जो पहला 5 ईयर प्लान था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था पीसी महालनोबिस पर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में डैम्स वगैरह बने थे, है ना। जो भाखड़ा नागल डैम है, भाखड़ा नागल डैम इसी 5 ईयर प्लान में बने थे। और आईआईटी जो बनी थी इसी 5 ईयर प्लान में बनी थी। 5 आईआईटीज़ को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। द प्लान वॉज बेस्ड ऑन द कैनेजियन मॉडल। तो इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, तो इनकरेक्ट यही है, ये पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट भी आप थोड़ा देख लें नज़र मार के, कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। स्टेटमेंट फॉर्म में जा रहा है अब एसएससी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Who among the following was appointed as the Chief Economic Advisor (CEA) to the Indian government in 2022? तो 2022 में
निम्नलिखित में से किसे 2022 में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था 2022 में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो ऑप्शन देखिए, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं, वेंकट रमन, अनंत नागेश्वरन, दूसरा ऑप्शन है कौशिक बासु, तीसरा ऑप्शन है टीवी सोमनाथन और फोर्थ ऑप्शन है रघुराम राजन। ये आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके हैं, ये पहले अभी फॉर्मर गवर्नर हैं ये। तो आपको बताना है कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो ये है वेंकट रमन, अनंत नागेश्वरन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी जो कंसेप्चुअल होंगे वो मैं समझाता जाऊँगा साथ के साथ, ठीक है। आप इसे याद कर लें क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले में पूछ सकता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द पेंशन स्कीम दैट सीक्स टू एंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो उस पेंशन योजना का नाम बताइए जो असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। तो कौन सी योजना है जो वृद्धावस्था के लिए असंगठित, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जो लेबर वगैरह होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होती है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इंगेज रहती है जो लेबर्स, तो जिनका कोई जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता कंपनी में, है ना, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम करते हैं, जो लोग करते हैं, सर्विसेज देते हैं अपनी। तो कौन सी योजना है वो? तो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो इस योजना में क्या है, आपको 60 साल के बाद, जैसे मान ले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, उन्हें कुछ पेमेंट देनी होगी, है ना। 18 से और 40 साल तक के जो व्यक्ति हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलता है। यहाँ पे आपकी पेंशन बन जाएगी और आपको 18 से 40 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें आपको कुछ प्रीमियम देना होगा, है ना। तो ये प्रीमियम पहले आपको भरना होगा, फिर आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा 60 साल के बाद। अटल पेंशन योजना में भी कुछ इसी तरह का है, आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, फिर आपको लास्ट में 60 ईयर्स के बाद आपको पेंशन मिलती है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, इसमें देखो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। लोन के लिए है जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़, माइक्रो और स्मॉल के लिए, ठीक है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक तो होता है शिशु किशोर, और एक होता है तरुण। इसमें देखिए 5 लाख तक का लोन मिलता है, इसमें 5 से, और नहीं, इसमें 50,000 तक का लोन मिलता है जो शिशु लोन है। किशोर में 50 से और 5 लाख तक का मिलता है, और जो तरुण है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक का मिलता है लोन, ठीक है। और ये माइक्रो और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो 3 प्रकार का लोन है, शिशु किशोर और तरुण, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जो सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें देखिए इंश्योरेंस है ये, है ना। डेथ वगैरह एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है एक्सीडेंटल डेथ में। तो इसमें आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, तो उसी प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपका 1 साल का बीमा होता है। तो ये जीवन बीमा है। तो इससे आपको देखो, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसे, तो इन्होंने पूछा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए ओल्ड एज प्रोटेक्शन। तो ये देखिए जो है ये वाली जो स्कीम है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को, क्योंकि सुरक्षा बीमा योजना है ये। तो उन्होंने एंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए है ओल्ड एज। तो प्रधानमंत्री मुद्रा भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मुद्रा लोन से संबंधित है। तो बचे ये 2 आंसर, ये 2 जो ऑप्शन है इनमें से आप एक लगा के ही आएंगे। तो श्रम योगी मानधन योजना, श्रम योगी मतलब कि देखो जो वर्कर्स हैं उनसे ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये जो श्रम योगी मानधन है। और ये जो अटल पेंशन है ये कोई भी सिटीजन अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है भाई। तो ये आपका जो था ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो चलिए नेक्स्ट, आपको ना इनकी थोड़ी सी डेट भी याद रखनी है कि कब लॉन्च हुई थी, ये थोड़ा देख लें आप। बाकी वैसे पूछता तो नहीं है बट कई बार पूछ भी लेता है कभी कभी, है ना। एसएससी का जो एग्जामिनर सेट करता है, जब उसके पास क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो। तो थोड़ा सा अगर आपको इनके बारे में नॉलेज होगी, है ना, तो वैसे भी आप क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे आराम से इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड।
तो जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिंक? तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ZnO प्लस H2SO4 के साथ जब रिएक्ट होता है तो इसमें ZnSO4 प्लस H2O, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें। ठीक है भाई, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। और देखिए अपना जो स्कोर है ना वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं और आंसर्स को टाइप करते जाएं कि भाई आपका कौन सा क्वेश्चन सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है। खुद से ट्राई करिए आप मेरे साथ साथ, है ना। आंसर का वेट किए बिना खुद से आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें देखिए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें आप नोट कर सकते हैं, बाकी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 बार क्लास को देख लें, वो मोर देन इनफ है। ठीक है भाई, आप सभी क्लासेस का रिवाइज़ कर लें, जितनी भी क्लासेस मैंने डाली हुई हैं ये SSC CGL 2024 की ही, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले, 900 के 900 क्वेश्चन करेंगे। और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, है ना। तो चलिए देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। इन 2022 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो हम अपनी तरफ से बेस्ट सॉल्यूशन देंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी एक ही क्वेश्चन में। तो 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? और हिंदी वालों का पूरा ध्यान रखा है मैंने, देखिए हिंदी में ही ऑप्शन दे दिए मैंने, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको बाइलिंगुअल आप पढ़ सकते हैं। तो कौन था ये अटॉर्नी जनरल, कौन थे 2022 में जिन्हें नियुक्त किया गया? तो ये थे, देखिए, R वेंकटरमणी। ये ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब अटॉर्नी जनरल का ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो अटॉर्नी जनरल है किस आर्टिकल में आते हैं? तो अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो देखिए 76 आर्टिकल में आता है, पार्ट 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो आर्टिकल 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी एक जो स्टेट में जो होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में है? तो वो देखिए ये पार्ट 5 में है भाई, ये वाला जो है ना अटॉर्नी जनरल, ये पार्ट 5 में है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, यूनियन गवर्नमेंट में, तो पार्ट 5 में है और आर्टिकल 76 में है। जो स्टेट का है एडवोकेट जनरल, ये पार्ट 6 में आते हैं, पार्ट 6 में, और आर्टिकल 163 इन्हीं से डील करता है। 165 जो है आर्टिकल 165 का ऑफिस जो है एडवोकेट जनरल का, वो 165 में है, स्टेट के लिए होता है। स्टेट के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं तो स्टेट को एडवाइज़ करता है लीगल मैटर्स पर, और स्टेट को रिप्रेजेंट भी करता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट जो जनरल होता है पार्ट 6 में आता है और आर्टिकल 165 में है। बाकी जो अटॉर्नी जनरल है वो 76 में आता है, पार्ट 5 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और एडवाइज़ करता है, लीगल एडवाइज़र होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। और हाई कोर्ट के जज के बराबर इसकी जो अटॉर्नी जनरल होता है इसका, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी जो क्वालिफाइड टू बी या क्वालिफाइड, मतलब अगर हम अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे तो इट मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट होने के लायक हो, है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी क्वालिफिकेशन है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करते टाइम होती हैं, तो अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट का ध्यान रखना है खरीफ क्रॉप। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो आपने रबी और खरीफ की अगर फसलें पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन नोट पे ध्यान रखना है, आपको अलर्ट हो जाना है बिल्कुल नोट देखते ही। तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो पैडी खरीफ की फसल है ना, और सोयाबीन खरीफ की फसल है, और कॉटन खरीफ की फसल है, तो वीट ही खरीफ की फसल नहीं है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो वीट भाई रबी की फसल है। तो रबी देखिए, रबी की जो क्रॉप्स होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में
मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती हैं। सोइंग होता है इनका, सोइंग जो होता है टाइम पीरियड बोने का, तो अक्टूबर नवंबर होता है। हार्वेस्टिंग टाइम, कटाई का टाइम होता है मार्च अप्रैल में। और इसमें देखिए जो होती हैं, जो इनके एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप्स के, तो ये है वीट, मस्टर्ड और ग्राम्स जो होते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। बाकी जो है, जो खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ जो क्रॉप्स हैं, ये इनका जो टाइम पीरियड होता है बोने का, तो ये होता है मई जून में, मई जून, है ना। और जो कटाई का टाइम होता है, सोइंग टाइम है मई जून, और जो कटाई का टाइम है वो है सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। तो इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है खरीफ के लिए, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और रबी क्रॉप्स के लिए जो है टेम्परेचर कम चाहिए होता है ना, सर्दी चाहिए होती है इसके लिए। तो देख ले, इसकी जो एग्जांपल हैं वो ये सारे आपके दिए हुए हैं। पैडी जो होता है, पैडी, सोयाबीन और कॉटन, है ना, ये है। और इसके अलावा राइस, राइस जो होता है ये आपको, और हरी मूंग जो होती है, ठीक है। और ज्वार जो होता है, ज्वार, सोरगम जिसे बोलते हैं, सोरगम, ज्वार, बाजरा, बाजरा को क्या बोलते हैं, पीएल मिलेट्स, पीएल मिलेट्स, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ये। और इसके अलावा जो मक्का होती है, मेज़, तो ये खरीफ की क्रॉप है। आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये एग्जाम्पल में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जायद की फसल होती है, ये देखो जो खीरे वगैरह होते हैं, खीरे, वाटरमेलन, खीरा जो होता है, ककम्बर, ककम्बर और वाटरमेलन, जो तरबूज वगैरह होते हैं, ये जायद की फसल में आते हैं। और इनका 2-3 महीने का ही टाइम पीरियड होता है, मई जून जुलाई के आसपास ही होते हैं ये, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने हैं आपको। और टेम्परेचर का ध्यान रखना है, रबी क्रॉप कम टेम्परेचर में, और जो खरीफ क्रॉप है ये मानसून सीजन में बोई जाती है। इनके लिए थोड़ी पानी की आवश्यकता होती है, और पानी ज़्यादा चाहिए होता है, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनदर नेम ऑफ विटामिन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है। तो विटामिन सी का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, एस्कॉर्बिक एसिड। और जो है पायरोडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का नाम है, इसी से रिलेटेड है ये। तो B6 का पायरोडॉक्सिन है। बाकी जो विटामिन सी का पूछ रहा है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखना है, कई बार मल्टीपल टाइम्स ये जो है रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर इज एसोसिएटेड विद कच्चीपुड़ी। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कच्चीपुड़ी से जुड़ा हुआ है। तो कच्चीपुड़ी से कौन जुड़ा हुआ है, तो ये है, देखो, वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो कच्चीपुड़ी कहाँ का डांस है, तो ये क्लासिकल डांस है, और कच्चीपुड़ी केरल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। केरला के दो हैं, एक तो है कथकली, कथकली, और एक है, आप मुझे बताइए कौन सा, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उसी से एसोसिएटेड है ये, वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। मीनाक्षी मेरी जो है सतरिया डांस से एसोसिएटेड है, सतरिया जो आसाम का है, क्लासिकल डांस है। और जो संजुका, ये है संजुक्ता पानीग्राही, तो ये उड़ीसा का ओडिसी डांस से सम इनका रिलेशन है, ओडिसी डांस जो कि होता है उड़ीसा में, ठीक है। और ये है मालविका सरकार, तो इनका है कथक से, जो ये होता है यूपी में, यूपी का जो है क्लासिकल डांस है वैसे ये, तो यूपी का डांस है ये, कथक यूपी में होता है, उड़ीसी उड़ीसा से। और बाकी ये मीनाक्षी जो मेधी जी हैं, ये सतरिया डांस से एसोसिएटेड है, आसाम से। और मैंने आपको बता दिया कच्चीपुड़ी से ये एसोसिएटेड है, वेम्पति चिन्ना सत्यम जो कि होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आपसे स्टेट पूछ सकता है। और 8 क्लासिकल डांस हैं, जिनका क्लासिकल डांस का स्टेटस कौन देता है, जो वो अकेडमी है, संगीत नाटक अकादमी, यही इसका अवार्ड देती है। और संगीत नाटक अकादमी जो एस्टेब्लिश हुई थी 1953 में एस्टेब्लिश हुई थी।
बाकी एक नाइन्थ जो क्लासिकल डांस है वो छऊ डांस है। इसका स्टेटस जो दिया है क्लासिकल डांस का वो कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एरिया में किस एरिया में होता है, तो ये होता है वेस्ट बंगाल उड़ीसा, है ना, इस वाले एरिया में होता है ये, वेस्ट बंगाल उड़ीसा झारखंड में। तो इतना आपको ध्यान रखना है क्लासिकल डांस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, मैं एक क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना वो सारे करवा रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाए और आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए साथ के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर देखिए भाई बोलने में कोई गलती हो जाए तो आप उसे देख भी सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इतना बहुत ज़्यादा जोर ना दें कि सर आपने गलत बोल दिया, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ यहाँ पे गलत वर्ड लिखा हुआ है या मेरे गलती से कुछ गलत निकल जाता है वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, ठीक है भाई। तो इस बात का आप खास कर ध्यान रखें, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख भी सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हैं, दोनों के लिए कंफर्टेबल है और लेक्चर बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, इससे अच्छा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आपको PYQ का, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली प्राइमरली अडॉप्टेड आ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेदर देन एक्सपेंशन। तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय समेकन की नीति अपनाई। तो कौन सा सुल्तान था दिल्ली का? तो वो था बलबन, जिसने कंसोलिडेशन की पॉलिसी अपनाई, एक्सपेंशन की बजाय, फैलाने के बजाय, मतलब कि उसे कंसोलिडेट किया, एक जगह इकट्ठा किया, ना कि एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को। तो ये बलबन था। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस, सिजदा सिजदा एंड पैबोस ये स्टार्ट किया था। और नवरोज फेस्टिवल होता है, पर्सियन पर्सियन एक फेस्टिवल होता है नवरोज, उसकी शुरुआत भी इसने की थी, नवरोज की, बलबन ने। और देखिए इब्राहिम लोदी जो था, लोदी डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत की मैं डायनेस्टी बता देता हूँ आपको पहले। देखिए जो दिल्ली सल्तनत रही थी 1206 से लेके और 1526 तक रही थी। और इस पे जो दिल्ली सल्तनत में कई डायनेस्टीज ने रूल किया था। पहली जो थी मामलुक डायनेस्टी थी, मामलुक जिसे स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, है ना। तो ये थी 1206 से और 1290 तक। फिर दूसरी जो आई थी खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। तो ये थी भाई 1290 से लेके 1220 से लेके, ओ सॉरी, 1206 से 1290 तक रही थी ये, जो पहली वाली रही थी मामलुक डायनेस्टी। और ये 1290 से लेके और 1320 तक रही थी। फिर इसके बाद आई थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक तुगलक डायनेस्टी कब आई थी? तो तुगलक डायनेस्टी थी 1320 से 1414 तक। तो फिर इसके बाद आई थी सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी आई थी 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है, फिर इसके बाद जो लास्ट डायनेस्टी आई थी वो थी लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी कब से कब तक थी? तो 1451 से लेके और ये 1526 तक थी। और जो ये 1526 में इब्राहिम लोधी का जो है, इसके साथ लड़ाई हुई थी इसकी, किसके साथ? बाबर के साथ। बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, तो 1526 में ही हुआ था पानीपत का जो पहला युद्ध था। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो ये लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। इसके बाद जब बाबर आ गया था तो यहाँ पे मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई थी। ठीक है भाई, बलबन तो ये जो है बीच में आया था, इसके क्या नाम है, मामलुक डायनेस्टी का था ये। तो मामलुक डायनेस्टी में कई रूलर रहे थे। तो पहला जो था मामलुक डायनेस्टी का, जो जिन्होंने फाउंड की थी मामलुक डायनेस्टी, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई, तो ये बलबन मामलुक डायनेस्टी से एसोसिएटेड था, तो इसी में था ये। बाकी इब्राहिम लोधी लास्ट वाली जो डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, उससे एसोसिएटेड था। इसका युद्ध, जो युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो ये खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये खिलजी डायनेस्टी का था दिल्ली सल्तनत में। और बहलोल लोधी, इसने देखिए आ सकता है ये क्वेश्चन, बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और जो इसका आंसर है वो है बलबन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट जो यहाँ पे दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है इतनी। बाकी ये डायनेस्टी पूछी हुई है क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। मामलुक डायनेस्टी की जो
रूलर्स हैं वो भी पूछे हुए हैं। आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, लिखें कि जो मामलुक डायनेस्टी के रूलर्स थे क्रोनोलॉजी वाइज पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था और उसके बाद कौन आया था। तो आप थोड़ा लिखिए इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रोनोलॉजी बेस्ड। ठीक है, आप पढ़ते टाइम इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्रोनोलॉजी को अपने थोड़े दिमाग में रखें कि हाँ ये पहले आया था, इसके बाद ये आया था, फिर इसके बाद ये आया था। ठीक है, अब एग्जामिनर का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि उसके पास क्वेश्चन है नहीं अब ज़्यादा, रिपीटिशन करना है तो उसे घुमा फिरा के पूछना है। आपको भी घुमा फिरा के ही आंसर देना है और पढ़ना भी घुमा फिरा के ही है। ठीक है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, बस उसकी ना थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने चीज़ें ना रटी हुई होती हैं तो इसलिए ना हमें समझ नहीं आती हैं वो एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ना अपने दिमाग को खोल के पढ़ें और दिमाग को ना बिल्कुल वाइडर सेंस में सोचें। जब पढ़ते टाइम अपने दिमाग को बिल्कुल ना ऐसे वाइडर सेंस सोचिए, नैरो सेंस में बिल्कुल ना पढ़ें, वाइडर सेंस में पढ़ें चीज़ों को, और दूसरी चीज़ों से भी रिलेट करके पढ़ें, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इवेंट्स इंक्लूडेड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम इवेंट टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल है। तो आपको बताना है, जो टीम्स हैं यहाँ पे दे रखी हैं आपको, तो कौन सी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल है, तो वो है हॉकी। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। और देखिए जो टारगेट ओलंपिक जो पोडियम स्कीम है इंक्लूड्स द फॉलोइंग टीवी इवेंट्स, तो आपसे नेक्स्ट एग्जाम में दूसरे पूछ सकते हैं। तो जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है उसमें आर्चरी और बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग, रेसलिंग ये सब शामिल हैं। आपको ध्यान रखनी है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है। बाकी जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है वो लॉन्च इन 2014, तो 2014 में लॉन्च की थी ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। तो इतना आपको ध्यान रखना है किसने लॉन्च करी थी और कब लॉन्च करी थी, पूछ सकता है आपसे डेट। टू इम्प्रूव द इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में, इसलिए ये लॉन्च करी थी ये स्कीम टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसमें हाई जो स्पोर्ट्स हैं उन पे ध्यान दिया जाए, हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स हैं जो उन पे ध्यान दिया जाता है जिसमें मेडल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो टीम शामिल है वो है आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग एंड रेसलिंग। तो याद रखना है आपको, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में निम्नलिखित टीमें शामिल हैं, जैसे तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, शूटिंग और कुश्ती। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा 2014 में ये टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है इस योजना के बारे में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 214 214 टू 231 इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी, तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है। तो आपको बताना है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है थोड़ा ढंग से भी तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय है इसका जो आंसर है। तो 214 से लेके और 231 आर्टिकल तक हाई कोर्ट के बारे में दे रखा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जो आर्टिकल हैं 124 से लेके और 147 तक। ठीक है, और किस पार्ट में है ये, तो पार्ट 5 में है ये, पार्ट 5 में। और वो जो हाई कोर्ट है वो पार्ट 6 में है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये देखिए पार्ट 5 में आते हैं, पार्ट 5 में, पार्ट 6 में आते हैं। और किस आर्टिकल से, तो ये 233 से लेके और 235 तक। तो इसका आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है और पूछा जा चुका है ये एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। तो उसका आंसर था 11th वाले का जो आंसर था वो है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स लॉन्च्ड द पीएम दक्ष स्कीम। तो पीएम दक्ष स्कीम किसने लॉन्च करी है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो जिसने लॉन्च करी है। तो दक्ष का देखिए कहीं ना कहीं स्किल से एसोसिएटेड है, तो इसमें देखिए जो आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहाँ पे स्किल प्रोवाइड की जाएगी जो मार्जिनलाइज सेक्शन है। इस योजना को जो लॉन्च किया है, किस लिए लॉन्च किया है, तो स्किल जो है प्रोवाइड की जाएगी, स्किल ट्रेनिंग जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं जो। तो आप मुझे बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है।
इस वाली स्कीम की। दक्ष की फुल फॉर्म क्या है? पीएम की तो प्रधानमंत्री है, दक्ष की जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है स्किल प्रोवाइड करेगी ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो सके और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके जो यूथ है मार्जिनलाइज सेक्शन का। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये स्कीम लॉन्च करी थी, पीएम दक्ष स्कीम, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो दक्ष तो देखिए स्किल से थोड़ा सा हमें लग रहा है, तो इस वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सोशल जस्टिस में आएगा, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए है ये स्कीम, सोशल सिक्योरिटी, है ना। तो इस पे हम जा सकते हैं। बाकी दो ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन आ सकता है, तो ऐसे एलिमिनेट करके आप दो ऑप्शंस को निकाल सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ध्यान रखनी है आपको ये स्कीम। बाकी आप इसका जो फुल फॉर्म है वो मुझे आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ ऑफन टॉटेड एज अ Tansen of 20th century. This musical genus blended the best of classical music and created a unique style of his own. तो अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है और इसे इस संगीत प्रतिभा के शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। तो कौन थे वो? तो बड़े गुलाम अली खान है जिनके बारे में ये पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देखिए जो ये वाले हैं उस्ताद अली बख्श खान, तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं, कंपोजर हैं। हु वाज नोन फॉर हिज मास्टरी ऑफ द सरोद, सरोद से एसोसिएटेड हैं ये इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना है इनका। तो उस्ताद अली बख्श खान है, सरोद से एसोसिएटेड हैं, एंड महियार, मेहार घराना से एसोसिएटेड है। घराना और इंस्ट्रूमेंट इनका याद रखना है, तो ये हिंदी में दे रखा है, आप देख लें, मेहर घराना से, और जो इनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सरोद है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनके बड़े भाई थे जो है बड़े गुलाम अली खान, बरकत अली खान के, और ये जो है ग्वालियर घराना से हैं। ये घराना का मेरे को आइडिया नहीं है, एक बार आप देख लें किस घराना से हैं, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इसका आपको ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है अली बख्श खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी आईसीसी वर्ल्ड कप्स हैज़ इंडिया वोन इन ओडीआई। तो भारत ने वनडे में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं, तो ये आपको बताना है। तो अब तक देखिए, अगर आपने क्रिकेट, इंडिया आधा सा इंडिया क्रिकेट देखता है, और इसका जो आंसर है आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड, दो अभी तक वर्ल्ड कप जीते इंडिया ने, 1983 में और 2011 में, पूरे 30 साल बाद आया था ये वर्ल्ड कप। तो इतना आपको ध्यान रखना है, दो बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983 में और 2011 में। 1983 में यहाँ इंडिया वेस्ट इंडीज़ को हराया था, इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को, वेस्ट इंडीज़, और यहाँ पे 2011 में हुआ था, इसमें इंडिया ने श्रीलंका को हराया था, ठीक है भाई। ये टीम भी याद रखें, पूछ सकता है आपसे, वेस्ट इंडीज़ पहले में और दूसरे में श्रीलंका, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो हु फर्स्ट स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट postulates दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ अ स्पेसिफिक बेंडिंग रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले किसने अपवर्तन का सिद्धांत बताया जो यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट झुकने का अनुपात होता है अपवर्तक सूचकांक। तो किसने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में? तो ये थे विल्बोर्ड स्नेलियस। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, याद रखना है आपको, पूछा जा चुका है ये कई एग्जाम्स में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। कोयर कंडक्टर कौमी नरीमन वाडिया वॉज अवार्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023। तो कोयर कंडक्टर कूमी नरीमन वाडिया को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है पद्मश्री। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर।
तो आप बताते रहिए भाई, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो ये जो आंसर है इसका पद्मश्री, ठीक है। तो पद्मा जो अवार्ड्स हैं देखो, ये कब स्टार्ट हुए थे, तो 1954 में स्टार्ट करे थे। जो पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, सिविलियन ऑनर होता है, जो अवार्ड है हाईएस्ट, वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, क्रोनोलॉजी पूछी हुई है, पद्म भूषण, देन आता है पद्म श्री। तो इस बार का जो 2024 में 5 लोगों को मिला है भारत रत्न, वैसे 3 लोगों को मिलता है, बट 2024 में 5 लोग नॉमिनेट करे गए हैं। और जो पद्म विभूषण है, इसमें भी 2024 में 5 लोगों को मिला है ये। और जो पद्म भूषण है, ये मिला है 17 लोगों को, 17 पीपल्स को, पर्सनैलिटी हैं जो। और पद्मश्री जो मिला है 110 लोगों को, टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, 5 भारत रत्न मिले हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और भारत रत्न में 5 लोग कौन कौन से हैं, तो बताइए आप। देखिए, LK आडवाणी जी, और चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, और 2 और हैं, वो आपको पर्सनैलिटी टाइप करके लिखनी है, आपको बतानी है वो 2 कौन से हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं। और पद्म विभूषण देखिए जो मिला है वो है 5 लोगों को मिला है। तो 5 पर्सनैलिटीज़ में जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, वेंकैया नायडू, उन्हें मिला है। और चिरंजीवी को मिला है जो एक्टर हैं, ठीक है, आर्ट में जिनका काफ़ी योगदान है। और बाकी 3 पर्सनैलिटी आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी बची हैं। तो 3 पर्सनैलिटी आपको बतानी है, ठीक है भाई। और इसमें एक MS स्वामीनाथन भी हैं, स्वामीनाथन जो भारत रत्न मिला है। तो अब आपके लिए मैंने एक ही पर्सनैलिटी छोड़ी है ना। चलो वो भी बता ही देता हूँ मैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर, जो कि इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है, 5 लोगों को। बाकी यहाँ पे मैंने बताया आपको, जो पद्म विभूषण है वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बाकी 3 पर्सनैलिटीज़ के नाम आप ज़रूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु पब्लिश्ड सिस्टमा नेचुरा इन 1735, classifying the 3 kingdoms of the nature and outlining the sexual system for the classification of plants। तो 1935 में सिस्टमेटा नेचुरा को किसने प्रकाशित किया, जिसमें प्रकृति के 3 राज्यों को वर्गीकृत किया गया है, किंगडम्स को, और पौधों के वर्गीकरण के लिए यौन प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई है। तो किसने पब्लिश किया था ये, तो ये थे कैरोलस लिनियस। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो इसका आपको ध्यान रखना है इस वाले का, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। और डेट याद रखनी है आपको, 1735 के अराउंड, 18th सेंचुरी में, AD 18th सेंचुरी AD में। हु पब्लिश द सिस्टमा नेचरी, तो ये कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में भैया आप देख लें अपने हिसाब से, ठीक है, जो आपको याद रहे, ज़रूरी नहीं है ऐसी प्रोनाउंसिएशन जो आपको एग्ज़ाम में स्टक कर जाए, ऑप्शन देखा और आपको तुरंत याद आ जाए, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल यही याद करना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि ताकि वहाँ पे आप ऑप्शन देखा और आंसर देखा और तुरंत सही कर सकें आप, टिक करना। हमारा मेन काम है एग्ज़ाम पास करना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना, ठीक है भाई। तो जहाँ पे समझने की चीज़ें वहाँ पे समझेंगे, और जहाँ पे देखो जो चीज़ें हमें एसोसिएट करनी है, वर्ड्स एसोसिएट करने, तो वहाँ पे तो हम ऐसा करेंगे ही, क्योंकि हमें अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं और टाइम हमारे पास कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन इज़ नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर पब्लिक गुड्स इट इज़ नोन एज। तो नॉट पे ध्यान रखना है आपको, है ना, अलर्ट हो जाना है नॉट देखते ही। वैन अ पर्सन नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर पब्लिक गुड्स इट इज़ नोन एज, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा, तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं, जब कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, पब्लिक गुड्स को यूज करते टाइम कोई कुछ भी पे नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं फ्री राइडर, ठीक है भाई। प्रॉब्लम है ये फ्री राइडर की,
जब पब्लिक यूज भी करती है पब्लिक गुड्स को और उसके लिए कुछ पे भी नहीं करती, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इसे कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के द्वारा और प्रेशराइज करके। तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम है जो जहाँ पे पब्लिक गुड्स के लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। इन 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। तो 1936 में 1936 में किसके द्वारा स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये? तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और कई बार रिपीट भी हो चुका है एग्जाम्स में, तो ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को। तो जो इसका आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में भीमराव अंबेडकर जी ने स्थापित की थी। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको। मोहन सिंह बकना ने जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में सितंबर में सिंगापुर में। उसके बाद 1942 में इसे 43 में लीड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इतना ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने अन्नी बेसेंट के साथ 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था। और भगत सिंह देखिए भाई, ये जुड़े थे नौजवान भारत सभा। तो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बाकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उससे भी जुड़े हुए थे, इसका नाम चेंज हो गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। तो इसका आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह जी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? नॉट पे ध्यान देना है आपको। तो नॉट पूछा है तो आपको बताना है यमुना भी गंगा की जो है ट्रिब्यूटरी है, गंडक भी ट्रिब्यूटरी है, कोसी भी ट्रिब्यूटरी है। बाकी लोहित नहीं है। लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी। ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है लोहित, ध्यान रखना है। बाकी जो है यमुना, गंडक, कोसी, तो ये गंगा की देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। यमुना, गंडक, कोसी, रामगंगा, घाघरा, ये सब क्या है गंगा की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ऐसे भी पूछ सकता है लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। तो राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है वो है सोन रिवर गंगा की। तो ध्यान रखना है आपको, लोहित जो है वो है ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी है। तो इतना आपको पता होना चाहिए रिवर्स के बारे में। कई बार ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है लेफ़्ट और राइट भी, और ट्रिब्यूटरी तो पूछ ही रहा है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। जो इसका जो आंसर है ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, लोहित। 21st जो है क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन रेनफॉल मेजरमेंट इज़ द टोटल रेनफॉल डेप्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन। तो सबसे आम वर्षा माप एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा की गहराई है। तो जिसे किस में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए रेनफॉल गेज होता है, रेन गेज होता है, जिसकी वजह से मेजर करते हैं डेप्थ को। देखिए जो ये प्लेन है, सरफेस है, इससे कितना बारिश हुई है कि कितना उसका जो है सरफेस एरिया कवर किया है उसने, कितनी हाइट पे। तो इससे ही अंदाज़ा लगाते हैं जो कितनी रेनफॉल हुई है। तो ये mm में मेजर की जाती है, मिलीमीटर में। ठीक है, रेन गेज के द्वारा। ठीक, यहाँ पे परकोलेशन नहीं होना चाहिए वाटर का। तो जितना वाटर है उसी से, जितने सरफेस पर वाटर इकट्ठा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, उससे ही आइडिया लगाता है वो कितनी हाइट पे बढ़ा है, तो वो कितने में ऊपर जाता है। तो इससे ही रेनफॉल की मेजरमेंट होती है, में होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, मिलीमीटर में जो डेप्थ है वो चेक की जाती है, मेजर की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन आसाम। तो असम में कटी बिहू निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो कटी बिहू का आपको बताना है किस महीने में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अक्टूबर मंथ में। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे दीपक जलाया जाता है और ये एक तरह से हार्वेस्टिंग सीजन के लिए है कि अच्छी फसल पैदा हो। यहाँ के पे गॉडेस लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है लोगों के द्वारा कि उनकी जो फसलें हैं वो अच्छे से हार्वेस्ट हों, अच्छी उनकी जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, दीपक जलाया जाता है इसमें। तो ये कटी बिहू है, अक्टूबर में मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और आसाम का है ये कटी बिहू।
ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। विद रेफरेंस टू आजीविकाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मखाली गौशाला वॉज द प्रोमिनेंट टीचर ऑफ दिस सेक्ट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, आजीविकाज बिलीव्ड इन फैटलिज्म। विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, ये इस पे ध्यान रहना, पूरे स्टेटमेंट पढ़नी है आपको, ऐसे नहीं है बस ऊपर ऊपर से पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं, पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी चीज़ें समझ आएगी। तो जो आजीविकाज है, जो ये सेक्ट है, ये देखिए मखाली गौशाला। तो आजीविकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मखाली गौशाला इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। दूसरा, आजीविक भाग्यवाद में विश्वास करते हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है इसकी, और बोथ ए एंड बी। जो इसके जो ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछ सकता है आगे आजीविकाज का जो फाउंडर थे, तो इसके मखाली गौशाला थे। और ये भाई फैटलिज्म में विश्वास नियति पे विश्वास रखते हैं, ये कर्मा पे कम रखते हैं, नियति पे ज़्यादा रखते हैं ये, ठीक है। और रिवाइवल है, ये राइवल है किसके, वेदास के, वेदास के थोड़े अगेंस्ट हैं ये। और जो है, जो आप मुझे बताएंगे, एक राजा था जिसने आजीविकाज को फॉलो किया था, तो वो मौर्यन एम्पायर का था, मौर्यन एम्पायर का किंग था वो, जिसने आजीविकाज को फॉलो किया था। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में वो कौन सा रूलर था जिसने इसको आजीविकाज को फॉलो किया था। तो ये धर्म है आजीविकाज, ठीक है। तो आप एक बार बताइए मुझे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन था वो राजा। तो इसका ध्यान रखना है आपको, मखाली गौशाला का और आजीविका बिलीव्ड इन फैटलिज्म, नियति पर विश्वास रखता है, स्टेटमेंट में पूछ रहा है क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज इन 1929 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो 1929 में जो सेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था ये, ठीक है भाई, लाहौर। तो इसको किसने हेड किया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू में, और यहीं पे ही इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और 26 जनवरी 1930 को हमने पहला अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था, ठीक है भाई, पूर्ण स्वराज का। तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए है कमेंसमेंट हुआ था उसका, जो हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, यही इसीलिए किया था क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पहला डे मनाया था अपना पूर्ण स्वराज का, और इसका नारा दिया गया था लाहौर के सेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है। और आईएनसी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, देखिए सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन जो आईएनसी का हुआ था, और 1938 में, और एक हुआ था त्रिपुरी सेशन तो 1939 में। ये दोनों सेशन याद रखने हैं आपको, पूछे जा चुके हैं ये PYQ में, ठीक है भैया। SSC CGL में तो हरिपुरी सेशन में लीड किया था, और इसके प्रेसिडेंट बने थे 1938 में, और त्रिपुरी सेशन में 1939 में, 1939 में गांधी जी के साथ यहाँ पे मतभेद हो रहा था, तो 1939 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था प्रेसिडेंटशिप से, ठीक है भाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने देखिए कराची सेशन हुआ था, कराची 1931 में, कराची सेशन में इन्होंने आईएनसी को लीड किया था, ये प्रेसिडेंट बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इनका जो स्टैचू है वो देखिए 182 मीटर का लार्जेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का। तो किस रिवर पर है ये, नर्मदा रिवर पर है, और गुजरात में है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाएं और उसको लिख भी लें कहीं पे, तो गुजरात में है ये नर्मदा रिवर पर। कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम इस पर बना हुआ है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है 182 मीटर का, ठीक है भाई। महात्मा गांधी ने एक सेशन को लीड किया था, प्रेसिडेंट आईएनसी के एक बार रहे थे, बेलगाम सेशन हुआ था, बेलगाम सेशन 1924 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया, चारों बता दिए मैंने। तो अब आपसे कोई सा भी पूछ ले, आप तुरंत आपका आंसर सही जाएगा, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और देखिए जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, एक चीज़ और बता देता हूँ, तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे, तो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 13 दिसंबर को 1946 में ही जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे, जिसे 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया था यूनानिमसली, सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। और जो हमारा प्रियम्बल है वो भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उस पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ली गई हैं, और जो हमारा प्रियम्बल है वो देखिए लास्ट में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है भाई, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद तो नहीं रखनी है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें रटनी नहीं है, बट ऐसे आप लेक्चर को सुनोगे एक दो बार तो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, है ना। क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ो आप, और अच्छे से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, ऐसे प्रेशराइज होकर मत पढ़ो, ये भी याद करना वो भी याद करना है, बस चीज़ों को समझो, लिंक करो चीज़ों को, तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटी, और क्लास को कंप्लीट देखना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप क्लास को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन देखने से, दो क्वेश्चन देखने से कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। PYQ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, और आपको इससे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको इस बात को आप खुद ही देख सकते हैं आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटी इज़ इन्वोक्ड व्हेन यू सी in a private party that the Indian flag has been used as a covering for the speaker's desk। तो मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद तब लागू किया जाता है जब आप एक निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग स्पीकर के डेस्क के कवर के रूप में किया जा रहा है। तो ये जो है पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी 51A। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये जो बात कर रहा है, जो हमें रिस्पेक्ट करनी है अपने आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग्स की, एंथम्स की, तो ये फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ऐसे नहीं पता होनी चाहिए सिर्फ याद कर ली, आपको पहली ABCD ऐसे करके याद होनी चाहिए, पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हैं उन्हें। तो ये जो बात कर रहा है ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है। ठीक है, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है ये देखिए किस पार्ट में आती है, तो पार्ट 4A में आती हैं ये, है ना। इसको ऐसे लिखा जाता है पार्ट 4A। और किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है इसमें, 51A आर्टिकल है। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड करी गई थी, तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, और कब ऐड करी गई थी, पहले ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। ठीक है, तो ये ऐड करी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब ऐड करी गई थी ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है। और किस कंट्री से इंस्पायर होकर लिया हमने, तो USSR से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, तो ये भी पूछा हुआ है, सारे पूछे हुए हैं। तो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये भी पूछा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है कब ऐड करी गई थी, तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। और ये नॉन जस्टिसिएबल है, वैसे नॉन जस्टिसिएबल, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे देखिए टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट है। तो देखिए 11 जो 51A है इसमें टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो 51A क्या क्या कह रहा है, तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है 51A का A। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आई हैं तो अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपने क्लास ली है, आप अपने जो रिव्यूज़ हैं ज़रूर दें। बाकी अपना ध्यान रखें भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, जय हिंद।